गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपकी जो भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, कॉलेज की साइट पर उन सभी के वीडियो अपलोड होते हैं। तो आप कॉलेज की साइट पर जाकर उन वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी कि किस भी टीचर का मान लीजिए आपका वीडियो मिस होता है, तो आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और जो भी आपका छूटा हुआ है उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा। ठीक। यूनिट 4 में आपका यूनिट 4 से हमने लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इसलिए आप सोचेंगे कि ये टॉपिक एज अ टॉपिक आपको ये यूनिट 4 में नहीं मिलेगा, ठीक है। पर यूनिट 4 में असमर्थ शिक्षार्थियों को समझना करके एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। डिसेबल्ड लर्नर्स। तो ये जो डिसेबल्ड लर्नर्स हैं या स्लो लर्नर्स, ठीक है, ये सभी बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक। इसलिए हम आपको आज इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, अभी आपको बताते चलेंगे आगे। इससे पूछा भी गया था कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है और विशिष्ट बच्चों की पहचान आप कक्षा शिक्षण के दौरान या कक्षा में कैसे करेंगे, कि विशिष्ट बच्चों की पहचान आप कक्षा में कैसे करेंगे और कक्षा को आप कैसे विशिष्ट बच्चों के अनुरूप बना सकते हैं। ठीक। तो विशिष्ट शिक्षा देखते हैं आज। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है कि ऐसे बच्चों को दी जाती है जो बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो पहले हम विशिष्ट बच्चों को समझ लेते हैं जल्दी से। विशिष्ट बच्चे वो बच्चे होते हैं जो हमारी कक्षा में सामान्य बच्चों से कुछ बातों में अलग होते हैं, ठीक है। अब अलग किस किस रूप में हो सकते हैं? मानसिक रूप में भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप में भी हो सकते हैं, ठीक, संवेगात्मक रूप में भी हो सकते हैं। मतलब ये सारी विशिष्टताएं बच्चे के अंदर कई सारी चीजों में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं भी क्या होती हैं? सामान्य बच्चों से कुछ स्पेशल होती हैं या हटकर होती हैं, इसलिए इनको विशिष्ट बच्चे बोलते हैं। अब जब बच्चा विशिष्ट है, स्पेशल है, तो उसकी नीड्स भी कैसी होंगी? स्पेशल होंगी, ठीक है। अर्थात स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को हमें क्या करना होता है? अलग से स्कूल में शिक्षा देनी होती है। ठीक। एक चीज देखिएगा कि स्पेशल स्कूल नाम आपने सुना होगा, वहां हम इन्हीं बच्चों को भेजेंगे जिन बच्चों में ये डिसेबिलिटी, अयोग्यता, ठीक है ना, ज्यादा होती है। मान लीजिए कि हमारी कक्षा में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 100 में से आप देखिए ज्यादातर एवरेज बच्चा किसका होता है? नॉर्मल बच्चों का एवरेज होता है, मतलब सामान्य गति से सीखने वाले बच्चों का एवरेज ज्यादा होता है। उसके बाद बाकी जो बचते हैं वो कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और उसके बाद सामान्य से जो नीचे आते हैं, यानी जिनकी सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है या किसी कारण से वो कक्षा शिक्षण में पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को डिफिकल्टीज आती रहती हैं। अब देखिए इनकी डिफिकल्टीज कैसी होंगी? सॉल्यूशन करने लायक होगी, मतलब हम उनका कक्षा में निदान कर पाएंगे। क्योंकि बच्चा अगर कक्षा शिक्षण में पिछड़ रहा है या सामान्य बच्चों की तरह पाठ्यक्रम को समय पर खत्म नहीं कर पा रहा है, तो हम बच्चे को उसी कक्षा में, है ना, हमारी नॉर्मल क्लास में ही क्या करेंगे? बच्चे को स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशल गाइडेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी जो भी कमियां हैं उनको हम दूर कर देंगे। तो ये हो गई हमारे सामान्य कक्षा की बात। पर जब बच्चे में हम देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारी सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकता है, तब ऐसे बच्चों को हम भेजते हैं कहाँ? स्पेशल स्कूल में, जहां उनकी नीड के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज उन बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो विशेष शिक्षा क्या हो गई परिभाषा में? कि इसमें बच्चों के लिए विशेष साधनों का, विशेष ट्रेनी टीचर्स का प्रबंध किया जाता है जो इनको शिक्षा दे सकें, ठीक है। नई नई टेक्निक से, नई नई विधियों के द्वारा ये शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। फिर विशिष्ट बालक का अर्थ, कौन होते हैं विशिष्ट बच्चे? ऐसे बालक
जो सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्टता रखते हों। विशिष्टता किस चीज में? सोचने में, समझने में, सीखने में, समायोजन करने में। ठीक, जैसे कि आपको हम समझाते हैं, आप में से कई बच्चों को चीजें जल्दी समझ में आ जाती होंगी, पर वहीं कई बच्चों को क्या होता है, 2 से 3 बार या 4 बार में चीजें समझ में आती हैं, है ना, या पाठ समझ में आता है। तब हम क्या कहेंगे कि उस बच्चे को थोड़ी सी स्पेशल नीड्स की जरूरत है, मतलब स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, बच्चे को अलग से भी समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये हो गया विशिष्ट बालक कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार करेंगे तथा उनकी समझ विकसित करने के लिए कक्षा शिक्षण में किस प्रकार सहयोग प्रदान करेंगे। ये क्वेश्चन आया था आपको, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हम आपको इसका आंसर बताएंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान आप कक्षा में कैसे करेंगे। हमारी नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अब हम नॉर्मल क्लास में जब ये वॉच करते हैं कि कई बच्चे कैसे होते हैं, पढ़ते टाइम बार बार उठकर खड़ा होकर देखते हैं, या और वो 2 या 3 बार रिपीट करने को बोलते हैं, मतलब उनको ठीक तरीके से शायद सुनाई ना दे रहा हो। ठीक, कई बच्चों को आप वॉच करते होंगे एक दूसरे की कॉपी में देखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि उन्हें शायद ब्लैक बोर्ड का दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, और उनको लिखने में भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो दूसरे बच्चों को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो आप एज अ टीचर होने के नाते क्या कर रहे हैं, वहां पर बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो ये बच्चे होते हैं उनकी पहचान आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए वो व्यवहारगत रूप से अलग होते हैं, ठीक है। उनमें अलग अलग टाइप्स की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ज्यादातर जो ऐसे बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, अंतर्मुखी, क्योंकि उनको लगता है कि मुझ में कमियां हैं, इसलिए मुझे सभी लोगों से बातचीत नहीं करना चाहिए, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बच्चे मेरी हंसी उड़ाएं। ठीक, उसके बाद ये स्लो लर्नर्स होते हैं, इसी कारण इनमें निराशा का भाव भी देखने को मिलता है। सामूहिक अस्थिरता मतलब इमोशनली रूप से ये बच्चे अनस्टेबल होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, शर्मीले होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, किसी भी क्रिया में पार्ट खुद से आकर नहीं लेंगे, ठीक है। आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, चिंताओं से ग्रसित होते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बच्चों में देखते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा स्पेशल बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ना ही इसका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों की तरह है। इनकी पहचान हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो ऑब्जर्वेशन हो गया कि एज अ टीचर आप अपनी क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो आप टीचिंग के दौरान उन सभी बच्चों के जो आपको लग रहा है कि उनमें कुछ कमियां हैं, उनको आप कंटिन्यूअस वॉच करते रहेंगे, ठीक है। और वॉच करके आप ऐसे बच्चों को अलग हटा लेंगे, अलग निकाल लेंगे ऐसे बच्चों को। तब उनको आप जब अलग निकाल लेंगे, तब आप उनसे प्रॉब्लम्स पूछेंगे, और जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी उनकी आवश्यकता के अनुसार आप उसी तरीके से उनको शिक्षा देने की प्रयास करेंगे, ठीक। उसके बाद है चिकित्सीय परीक्षण द्वारा। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनको मतलब जिनमें सिम्टम्स हैं, पर वो जो टीचर है वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, मतलब टीचर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चे की कमियों का पता लगा सके, ठीक। कि बच्चा मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको ठीक ठाक दिख रहा है, पर फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसके कारण वो क्लास में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, समायोजन नहीं कर पा रहा है अपने क्लास में टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ईटीसी, ठीक। तब वहाँ आप क्या करेंगे, उसका क्लिनिकल डायग्नोस करवाएंगे। तब वहाँ जो डॉक्टर होंगे वो उससे उस बच्चे से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पूछें, या उसको कोई क्वेश्चन आयर भरने को कहें, ठीक। उसकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर क्या करेगा, उसकी ओवरऑल हिस्ट्री को देखेगा और उसके आधार पर ये पता करने की कोशिश करेगा कि बच्चे को
क्या दिमाग में या शरीर से संबंधित क्या बच्चे को परेशानी हो रही है। इसमें क्या होगा कि आप बच्चे का आईक्यू टेस्ट ले सकते हैं, या जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े परेशान होते हैं या उन्हें कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, तो क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जब आप ऐसा देख रहे हैं, तब वहां पर आप बच्चे का मानसिक टेस्ट या मेंटल टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये ये क्वेश्चंस कई बार मतलब पूछा गया है टेट वगैरह में, सीटेट वगैरह में, कि टेट टेट का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें इसमें इसको कहते हैं डिमेट्रिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक, और एक होता है हर्मन रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक, तो इस ये टेस्ट मतलब इनका डिटेल तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, काफी ज्यादा है। मतलब इन टेस्ट ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, बच्चे को अलग अलग इमेजेस दिखाई जाती हैं, कई कार्ड्स होते हैं, उसमें कुछ इमेजेस बनी होती हैं। तो बच्चा क्या करता है, उन इमेजेस को देखकर जो भी उसके दिमाग में कहानी बन रही हो, स्टोरी बन रही हो, वो उसको लिखता है। तो इससे जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो ये पता लगाता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है। मान लीजिए किसी घटना का या दुर्घटना का उसको चित्र दिखाया जाए, फिर उस चित्र को देखने, उस पिक्चर को देखने के बाद उसके दिमाग में कौन कौन सी इमेज क्रिएट हुई या कौन सी स्टोरी क्रिएट हुई, उसके आधार पर साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो ये बता पाएगा कि हाँ, इसको मेंटल प्रॉब्लम्स आखिर हो क्यों रही हैं। ठीक है, मानसिक स्थिति मतलब इन टेस्ट के माध्यम से पता लगाई जा सकती है। फिर शैक्षिक परिणामों के द्वारा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उसमें भी इसमें अभी आप टाइप्स देखेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएंगी ये सब चीजें। शैक्षिक परिणाम, तो हमारी क्लास में कई बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वो भी स्पेशल बच्चे हैं। ठीक है, जो बच्चे ओवरऑल हर चीज, हर हर मतलब पढ़ाई में, खेल में, एक्टिविटीज में, हर चीज में अच्छे हैं, उनको कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, ये बच्चे ओवरऑल हर चीज को कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे नॉर्मल बच्चे, फिर उसके बाद हमारे वो बच्चे जो किसी न किसी कारणवश जो सिखाया जा रहा है या कक्षा शिक्षण में पिछड़ जा रहे हैं, पिछड़े बच्चे। ठीक, बैकवर्ड लर्नर्स। तो आप जो उनका, जब आप हम टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं शैक्षिक परिणामों का, तो उसके माध्यम से जब हम देखते हैं कि किस बच्चे ने क्या अंक प्राप्त किए और किस विषय में कितने अंक वो लाया, तो उन अंकों का ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस दोनों करके हम उस बच्चे की विशिष्टता का पता लगा सकते हैं। एक बच्चा मान लीजिए 8 सब्जेक्ट का पेपर दिया, 8 में से उसके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए और दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, तब आप उसकी उस एजुकेशनल परफॉर्मेंस से ये पता कर सकते, मतलब पता लगेगा आपको कि ये बच्चा मैथ में अच्छा है, इस मतलब इसका जो रीजनिंग पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक, और जो थ्योरेटिकल चीजें थी जिनमें बच्चे को याद करना था, वो बच्चा नहीं अटेम्प्ट कर पाया, या उन सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर कम है। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमने ये पता लगा लिया कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है ना, और अगर जिसमें अच्छा है उसमें हम उसको और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, और जिनमें कमजोर है उसकी रिगार्डिंग भी हम बच्चे की हेल्प करेंगे। ठीक है, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा, इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो कक्षा में, कई बच्चे आप देखिए उग्र स्वभाव के भी होते हैं, छोटी सी बात टीचर बोल दिया, उसके फ्रेंड्स बोल दे तो उसको गुस्सा आ जाता है, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है ना टीचर के साथ ना अपनी कक्षा के साथ, कक्षा के लोगों के साथ। तब आप वहां पर उसके व्यवहार को जब आप देख रहे हैं कि बच्चा उचित या अनुचित किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, मान लीजिए बच्चे का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, तब आप उसके व्यवहार के माध्यम से जब देख रहे हैं, तो आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे का व्यवहार इतना उग्र क्यों है। ठीक है, या उसमें समायोजन की कमियां आखिर क्यों हैं, इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, ये हो गया एक पॉइंट।
फिर है साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा। तो इंटरव्यू के द्वारा मान लीजिए आपको लग रहे हैं कि आपकी कक्षा में 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, लिखते धीमे धीमे हैं, है ना, या कई प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि उनको होती है कक्षा में, आपने वॉच किया। तब आप उन बच्चों को पर्टिकुलर बुलाकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं रिगार्डिंग टू द प्रॉब्लम जो भी वो कक्षा में फेस कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी विशिष्टता का लेवल क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये वही चीज है, पहचान या लक्षण जो भी समझाए हैं वही है सब। चलिए, इसमें फिर आएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि है क्या। विशिष्ट बालकों के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, ठीक, या स्पेशल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी 50 बच्चों की क्लास है तो 50 में से कुछ बच्चे ही विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे विशिष्ट नहीं होते हैं, ठीक। तब इसमें देखिए, इस विशिष्ट बच्चों को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मानसिक रूप से विशिष्ट, ठीक, शारीरिक रूप से विशिष्ट, सामाजिक रूप से विशिष्ट। अब हम आपको ये सारे नहीं समझाएंगे, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, बस वही बताना है। मानसिक रूप से विशिष्ट में आते हैं मानसिक मंदित बच्चे, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन अभी आपको हम यहाँ पूरा समझा दे रहे हैं, ठीक, पर डिटेल में चर्चा हम इनमें से कुछ की ही करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो पहला हो गया मानसिक मंदित बच्चे। तो ये बच्चा कैसा है? मेंटली रिटार्डेड है, यानी इसका जो बुद्धि लब्धि है, इसकी जो आईक्यू लेवल है वो सामान्य बच्चों से कम होती है, यानी कि इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से कम, यानी 60 से 70 के बीच में होगी, ठीक है। और इसको जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी उसके कारण इसकी पूरी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है, ठीक है। तो मानसिक रूप में एक तो ये समझ लिए कि आईक्यू लेवल कैसा है बच्चे का, 90 से कम है। फिर हो गया प्रतिभावान बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक, गिफ्टेड चिल्ड्रन ऐसे बच्चे जो हमारी कक्षा में हमेशा टॉप करते हैं, ठीक, हमेशा टॉप करते हैं और कंटिन्यू टॉप करते हैं। तब एक क्लास में किए, फिर नेक्स्ट क्लास में गए तो नेक्स्ट क्लास में भी टॉप किया, मतलब इनकी कंटिन्यूटी टॉप करने की हमेशा बनी रहती है और इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल हर फील्ड में अच्छा होता है। तो देखिए, ये भी मेंटली मतलब मेंटल ही इसमें आएगा ये भी, ठीक, कि मानसिक रूप से विशिष्ट बच्चे में आ रहा है ये। तो देखिए, एक तो हो गया बच्चा कौन, जिसकी आईक्यू लेवल कम है, मतलब 90 से कम, और ये प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है इसकी आईक्यू 140 के अबव होती है, ठीक। फिर होगा एक पिछड़े बच्चे। अब जो पिछड़े बच्चे हैं उनके जो पिछड़ने का कारण होता है वो भी मानसिक रूप से, मतलब मानसिक चीज से या संज्ञान वाली चीजों से या बौद्धिकता से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मतलब उनकी बुद्धि से रिलेट करते हैं इसको। पिछड़े बालक वो होते हैं जो क्या होता है कि सामान्य बच्चों से, ठीक है, सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं, ठीक। कैसे पिछड़ जाएंगे? मान लीजिए कि उनको हो सकता है पाठ समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि उनकी बुद्धि कम है, इसलिए पिछड़ने के कारण है ये, उनकी हो सकता है बुद्धि लब्धि कम है। दूसरा, जिस परिवार या जिस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, या हो सकता है कि बच्चे जिस मतलब फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है वहाँ आर्थिक कुछ समस्या है, उसकी बुक्स नहीं आ पा रही हैं, उसको पढ़ने लिखने की चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है, ठीक। तो बच्चे के पिछड़ने के कई कारण हो सकते हैं। तबीयत खराब रहती है, क्लासेस रोज नहीं आ पाता है, रेगुलर नहीं रह पाता है, इस कारण से भी क्या होगा, बच्चा कक्षा शिक्षण में सामान्य बच्चों से पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। फिर होगा शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक,
ठीक। अब ऐसे बालक जो फिजिकली रूप से स्पेशल होते हैं, मतलब वो उनमें आएगा विकलांग बच्चे जिनको हाथ पैर, ठीक, इनकी विकलांगता है। श्रवण बाधित मतलब स्पीचलेस हैं बच्चे, बोल नहीं पाते हैं, ठीक। फिर मूक व बधिर, बहरे बच्चे हैं जो, ठीक। फिर दृष्टि वाले बच्चे, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक। अब देखिए चारों टाइप्स में भी ऐसे बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। देखिए विकलांगता जब बच्चे में बहुत ज्यादा होगी, तब हम उसको अपने समान स्कूल यानी नॉर्मल स्कूल में या नॉर्मल क्लास में रखकर नहीं पढ़ा पाएंगे। विकलांगता कम है, बच्चा चल फिर सकता है ना, किसी वॉकर, है ना, या व्हील चेयर का यूज करके क्लासेस में आ सकता है, बैठ सकता है, तब तो हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। पर अगर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, तब उस बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था विशेष विद्यालय यानी स्पेशल स्कूल में की जाएगी, ठीक है। फिर ये इसमें आ गया श्रवण यानी हियरिंग वाले, जो सुनने वाले बच्चे हैं, हियरिंग। अब देखिए हियरिंग लॉस वाले बच्चे में भी श्रेणियां होती हैं, यानी कई लेवल्स होते हैं। कैसे? कई बच्चों को कम सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, तो आप अपनी जो हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल साउंड से थोड़ा तेज बोलेंगे तो बच्चा सुन लेगा, या बच्चे को मशीन, कान की जो मशीन होती है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे बच्चा आसानी से सुन लेगा, ठीक। पर अगर उसकी सुनने की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तब ऐसे बच्चे को हम अपनी नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि फिर वो ना ही तेज आवाज को सुन सकता है और ना ही मशीन के माध्यम से सुन सकता है, ठीक। फिर इसमें आएगा मूक व बधिर, बहरे, ठीक। ऐसे फिर आएगा इसमें क्या होगा, बच्चा जो भी समझाया था वो मूक बधिर, ठीक है, कि जो बहरा बच्चे हैं या कम सुनाई देता है उनके लिए मशीन वगैरह आप देकर उनको शिक्षा दे सकते हैं नॉर्मल क्लास में, ठीक। स्पीच वाले में जो बच्चे हैं उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चे मतलब बोलने में तुतलाते हैं या हकलाते हैं, ठीक है, या स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तो ठीक है उनका बोलने का जो है वो बाधित है, पर बच्चा सुन रहा है, ठीक है, लिख सकता है, और थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन वहां हम देकर बच्चे को उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। पर उसकी जो बोलने की कमी है, मान लीजिए पूरी तरीके से वो स्पीच लेस है, तब हम उस बच्चे को अपनी नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। फिर दृष्टिबाधित बच्चे, इसमें भी मतलब देखिए हमारी कक्षा में कई बच्चों को चश्मा लगा होता है, ठीक है, कि वो दूर का नहीं देख पाते हैं या नजदीक का नहीं देख पाते हैं, पर ऐसे बच्चे हमारी नॉर्मल क्लास में बैठकर ही पढ़ते हैं, उनको हम स्पेशल स्कूल में नहीं भेज देते हैं, ठीक, क्योंकि जिनको चश्मा लगा दिया गया है ना, उनकी समस्या वहां पे क्या हो गई, दूर हो गई, देखने वाली जो समस्या थी वो दूर कर दी हमने, तो उनको अपनी अपनी क्लास में पढ़ा सकते हैं। पर अगर बच्चे को चश्मे से भी कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी दृष्टि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, या वो पूरी तरीके से नेत्रहीन है, तब वो बच्चा हमारी क्लास में नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना। उस क्लास की शिक्षा से उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए तो ब्रेल लिपि, है ना, एबाकस, इन टाइप्स से चीजों, अलग अलग तकनीकों का उपयोग कर कर ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो इतनी सारी चीजों को एक नॉर्मल क्लास में अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। तब क्या करेंगे, हम ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए, ठीक, जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें मौजूद होंगी। फिर थर्ड है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, ठीक, ऐसे बच्चे जो सोशली रूप से स्पेशल होते हैं, इनमें होगा बाल अपराधी और रक्षात्मक बालक। बाल अपराधी बच्चे कौन होते हैं, जो छोटी उम्र में ही क्राइम्स करने लगते हैं, ठीक है, और उस क्राइम को करने के कई सारे कारण होते हैं उसके पीछे भी, ठीक, हो सकता है वो उस फैमिली बैकग्राउंड से निकल कर आ रहा है जहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज उसने बच्चे ने होते हुए देखी हैं, ठीक, या कोई मजबूरी बस वो ऐसा अपराध करने, चोरी करने की प्रवृत्ति उसमें आ गई, है ना, मारने पीटने लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति उसमें आ गई, हो सकता है घर में उसने ऐसा माहौल देखा हो, ठीक है। फिर समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, ये वो बच्चे होते हैं जिनको
क्लास में, अपने परिवार में, समाज में, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक? क्योंकि ये कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सभी जगह इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समायोजन से संबंधित, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ये एडजस्टमेंट करने में। लोगों के संग उठना-बैठना, बात करना, मित्र बनाना, ये सब जल्दी से नहीं कर पाते हैं। जल्दी ये सब चीज़ें करने में ये अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक? और ये सारी प्रॉब्लम्स भी की वजह कई हो सकती हैं, ठीक है? आनुवांशिक भी हो सकती हैं, वातावरण भी हो सकता है इसका फैक्टर, ठीक है? और उसके घर का जो माहौल है वो सब भी हो सकता है कि बच्चे में प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्यों? ठीक, तो हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है प्रतिभाशाली, गिफ्टेड बच्चे। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे आखिर कौन होते हैं, ठीक? तो वो बच्चे जैसे अभी बता ही चुके हैं, जो समान बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं, वो तो हो गए विशिष्ट बच्चे। फिर उसके बाद ये वाले बच्चे कौन होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल नॉर्मल बच्चों से अधिक होता है। नॉर्मल बच्चे का आईक्यू कितना है? 90, ठीक? समान बच्चे का। और इन वाले बच्चों का कितना होता है? 140। फिर इसमें हम देखते हैं कि इन बच्चों की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं कि इन बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर होती है। इसलिए इन बच्चों को प्रतिभाशाली या प्रतिभावान या इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड चिल्ड्रन भी बोलते हैं, ठीक है? फिर इनमें जो ये बच्चे होते हैं, इनमें हमें कई सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारी खूबियां होती हैं इन बच्चों में, ठीक है? इन्हीं खूबियों या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण इन बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की संज्ञा देते हैं। पर होता क्या है कि देखिए, ये गिफ्टेड बच्चे हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, पर इन बच्चों में बहुत सारी कमियां भी होती हैं, ठीक है? और ऐसे बच्चों को क्लास में ट्रीट करना, है ना, अध्यापक के लिए एक बहुत कठिन काम होता है, ठीक है? फिर इसमें देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान। किस तरीके से आप प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं? तो आप उनका बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, ठीक? बुद्धि परीक्षण के माध्यम से आप बच्चों की पहचान कर सकते हैं कि मेरी कक्षा में पढ़ने वाले कितने बच्चे 140 या 130 आईक्यू रखते हैं, ठीक है? इसमें आप बच्चों का ओरल या वर्बल किसी भी प्रकार का टेस्ट ले सकते हैं, रिटन भी ले सकते हैं, ठीक है? फिर होगा दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बच्चे के बारे में आप उसका एप्टीट्यूड है, यानी उसकी जो अभी क्षमता है काम करने को लेकर, है ना, या सीखने को लेकर, ठीक है? वो आप पता कर सकते हैं कि बच्चा, आप कोई कठिन काम दे देते हैं या कोई आपने एक पेपर बनाया, बहुत कठिन उसका लेवल रखा, तब आप वहां पर इस एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से ये देख सकते हैं कि बच्चा किस कठिनाई स्तर को पार कर सकता है, ठीक? एक कठिन से कठिन अगर स्तर को, वो लेवल को पार करते आया है, तब आप देखेंगे कि उसकी अभी क्षमता का स्तर बहुत अधिक है, ठीक है? और ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के लिए टीचर को भी क्या करना पड़ता है? पहले ट्रेनिंग लेनी होती है, ठीक है? तभी ये टीचर टेस्ट बच्चों का ले सकते हैं, तैयारी करनी होती है कुछ। फिर उसके बाद है संबंधित व्यक्तियों से सूचना को एकत्र करना, ठीक है? इसमें क्या करेंगे कि जो भी बच्चे हैं, उनसे जो भी जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, हम क्या करेंगे, उन चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हों या उसके आस पड़ोस के लोग हों या विद्यालय में उसके फ्रेंड्स हों, जो भी मतलब उससे अटैच हैं लोग, उन सभी से हम उस बच्चे के संबंध में सूचनाओं को एकत्र करेंगे, ठीक? और इन सूचनाओं के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि ये जो बच्चा है वो किन किन चीजों में प्रतिभाशाली है या उसमें किन किन क्षेत्रों में प्रतिभा का गुण देखने को मिल रहा है, ठीक? फिर होगा उसका उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से भी आप प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं, ठीक? कि मतलब किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में उसकी उपलब्धि ज्यादा है, ठीक है? फिर बच्चों के गुणों के आधार पर विशेषताएं।
इसमें अब देखिए आप ये तो हो गया टेस्ट के माध्यम से पहचान करना कि आप आगे आके प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। तब आपको ये सब पॉइंट्स बताने होंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ चीजें होती हैं, गुण हो गए जो बच्चे के, उनको आप सिर्फ देखकर, ठीक, उनको देखकर ही पता कर लेते हैं कि ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। ठीक, कैसे कि बच्चा एक बार में आपका पाठ आपने जो समझाया बच्चा एक बार में समझ गया, सुगमता से वो पाठ को या चीजों को याद कर लेता है। उसके बाद जो है उसकी रीजनिंग पावर बहुत ज्यादा है, बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। रटने की बजाय ऐसे बच्चे क्या करते हैं, समझने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक, रट्टू तोता नहीं होते हैं। फिर ऐसे बच्चों का जो वोकेबलरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो भी प्रॉब्लम्स इनके सामने आती हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या इनके जीवन में कोई कठिनाई आए, ठीक, या किसी भी एक्टिविटी से वेस्ट कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये बच्चे उन सभी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर इनका जो चिंतन का स्तर होता है वो भी कैसा होता है, बहुत हाई होता है। सोचने समझने, ठीक है, तर्क करने की शक्ति इन बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक, ज्यादा ही ये कैपेबल होते हैं इन सब चीजों को करने के लिए। उसके बाद इमेजिनेशन पावर या अमूर्त चिंतन, ठीक, कॉन्सेप्ट बनाना जिसको कहेंगे, अमूर्त विषयों पर कॉन्सेप्ट बनाना, ये बच्चे आसानी से कर लेते हैं वो सब चीजें, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इनका अच्छा होता है। तो ये सब सब चीजें क्या हो गई, पहचान के तरीके कि आप जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। फिर होगा प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा, आप इनको शिक्षा देने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो आप इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम, ठीक, और इसमें जो लिखा है ना, समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा देना, इसका मतलब होता है कि आप जैसे नॉर्मल पाठ्यक्रम तो हम जो पढ़ा रहे हैं कक्षा में, उससे क्या होता है, ये बच्चे एक बार में सीख लेते हैं तो उसके बाद फिर इनको मन नहीं लगता है पढ़ने में और ये बोर हो जाते हैं, ठीक। या कह लीजिए कि मान लीजिए हम ही ने आपको ये सब पढ़ाया, आज पढ़ा दिया और कल हम आपको ये सब टॉपिक फिर से रिपीट करें, तब आप सभी बच्चे क्या होंगे, इन टॉपिक से बोरियत फील करने लगेंगे, उबाऊ हो जाएंगे और आप रुचि के संग इन सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो जो आपके संग जब ऐसा हो रहा है, सोचिए अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है जिसको सिर्फ देखकर ही सारी चीजें समझ में आ गई, एक बार सुनकर ही समझ में आ गई, तो वो बच्चे तो बिल्कुल भी वहां पर उस चीज को दोबारा सुनना नहीं चाहेंगे। तब आप समृद्ध पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेंगे, मतलब एनरिच्ड, उस पाठ्यक्रम में और भी चीजों को डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग की एक्टिविटीज डालेंगे, ठीक, जिससे वो बच्चा क्लास में खाली ना बैठे और लगातार बिजी रहे, किसी ना किसी काम में या क्रिया में वो बच्चा उसमें लगा रहे, ठीक है। फिर उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देना होगा, उस बच्चे को संस्कृति की शिक्षा भी आपको देनी होगी, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते करते रहना पड़ेगा, इसे पढ़ाकर नहीं छोड़ देना है, उस सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी बच्चे को आपको करानी होगी, ठीक है। फिर ऐसे बच्चे आप देखिए लीडरशिप का गुण भी होता है, तो आप उनको उसका प्रशिक्षण भी दे सकते हैं, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग उसको आप कार्य दे सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो ऐसे कार्य को करना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर प्रोजेक्ट मेथड है ना, या कह लीजिए उसको आप प्रोजेक्ट के माध्यम से या कोई प्रोजेक्ट देकर भी आप उसको एंगेज रख सकते हैं, ठीक है। फिर है कि ऐसे बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम कैसे हो, ठीक, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो देखिए पाठ्यक्रम में समृद्धि वही हो गया कि एनरिच्ड करिकुलम का निर्माण आपको वहां पे करना होगा, मतलब सामान्य पाठ्यक्रम की तुलना में इनका पाठ्यक्रम कैसा होगा, थोड़ा कठिन होगा, उसकी कठिनता का जो लेवल होगा वो नॉर्मल पाठ्यक्रम से ज्यादा होगा, ठीक है। और ऐसे बच्चों को देखिए जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनको कठिन चीजें या कठिन काम करने में ही बहुत मजा आता है, ठीक है। उसके बाद है समपुष्ट कार्यक्रम, ठीक, इनमें जो जितने भी मतलब ये बच्चे हैं उनको हम लाइब्रेरी है ना, या भ्रमण आदि की सुविधा देकर इनका व्यापक ज्ञान का
विस्तार कर सकते हैं या इनके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा हम ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। होता क्या है, तीव्र उन्नति, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी-जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। तो हमें उन बच्चों को, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में है, ठीक? और फर्स्ट क्लास में रहते हुए उसने सेकंड क्लास का करिकुलम पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है? पूरा पास कर लिया सेकंड क्लास का सिलेबस, तो उसको आपको सेकंड क्लास में ही नहीं रखना है, आपको उसको तीव्र उन्नति दे देनी है। यानी अब वो बच्चा सेकंड पढ़कर नहीं पढ़कर क्या करेगा, थर्ड क्लास में पढ़ेगा, ठीक? रोक कर नहीं रखना है ऐसे बच्चों को, आपको उनकी प्रोग्रेस अगर वो कर रहे हैं तो आपको भी उसमें पूरा सहयोग प्रदान बच्चे को करना है, ठीक? फिर उसको व्यक्तिगत ध्यान, आपको पर्सनल अटेंशन बच्चे को वहाँ देनी होगी, और पर्सनल अटेंशन के साथ-साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी उस बच्चे को करते रहनी होगी, ठीक है?